नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 31 अगस्त 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि एग्ज़ाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी हेल्प करेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेशनल अफेयर्स। राष्ट्रीय मामलों में टॉय ट्रेन जंगल टी सफारी स्टार्टेड इन दार्जिलिंग। दोस्तों दार्जिलिंग का नाम आते ही आप लोगों को पता होगा कि यह दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में टॉय ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे यूनेस्को का भी दर्जा दिया जा चुका है, यह ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कालका शिमला, नीलगिरी रेलवे, इन सब को जो है यूनेस्को की तरफ से यह सूची में डाला जा चुका है। तो दिस स्टीम इंजन पावर्ड टॉय ट्रेन विल ट्रेवल फ्रॉम सिलीगुड़ी जंक्शन टू रंगटैंग। ध्यान रखेंगे, तो यह जो है स्टीम इंजन से चलने वाली यह टॉय ट्रेन सिलीगुड़ी जंक्शन से रंगटंग तक सैर कराएगी। तो यह जो है कोरोना के बीच टॉय ट्रेन को बंद कर दिया गया था, फिर से यह चलेगी। तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यानी करीब 1.5 साल के बाद यह शुरू की गई है। This toy train will run daily covering a distance of 88 किलोमीटर between न्यू जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग। तो यह जो है ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं। आर्मी विल बाई मिसाइल्स एंड हेलीकॉप्टर्स वर्थ 14,000 करोड़, यानी सेना खरीदेगी 14,000 करोड़ रुपए के मिसाइल व हेलीकॉप्टर। तो इन ए मेजर बूस्ट टू मेक इन इंडिया, जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम की। तो इन द डिफेंस सेक्टर द इंडियन आर्मी हैज सेंट proposals worth around 14,000 crore to acquire 2 regiments of Akash as air defense missile system and 25 advanced light helicopter, जिसे ALH भी कहा जाता है। तो रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया लगातार बढ़ावा दे रही है और भारतीय सेना ने आकाश S-वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 2 रेजिमेंट और 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए 14,000 करोड़ के प्रस्ताव भेजे हैं। अब इसके लिए यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। तो उनकी अध्यक्षता वाली यह हाई लेवल कमेटी यह निर्णय लेने की उम्मीद जताई जा रही है। और दोस्तों द आकाश एस मिसाइल आर ए न्यू वेरिएंट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम विथ ए न्यू इंडिजिनस सीकर विच हेल्प इन इम्प्रूविंग द accuracy in taking down enemy aircraft and cruise missile at distances up to 25 to 30 किलोमीटर। तो यह जो है ध्यान रखेंगे कि इस मिसाइल प्रणाली का नया स्वदेशी संस्करण है जो दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइलों को 25 से 30 किलोमीटर तक मार गिराने में और इस तरह से दुश्मनों के खिलाफ यह प्रमुख हथियार के रूप में काम आएगी। तो DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल पहले से ही सेना की सेवा में है। DRDO ने हाल ही में आकाश की नई पीढ़ी की मिसाइल का भी टेस्ट किया है। तो इट इज स्पेशली, अगर कहा जाए इसका स्पेशलिटी क्या है, तो इट कैन बी यूज ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर एट हाई एल्टीट्यूड, यानी उत्तरी सीमाओं पर काफ़ी ऊंचाई तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से जो पड़ोसी मुल्क हैं, ऊंचाई से जो हमारे दुश्मन आते हैं, तो उनसे ये बहुत अच्छी तरीके से निपट सकती है। तो आकाश एस मिसाइल आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर इन लद्दाख। तो जैसा कि इधर ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी यह कार्य करने में सक्षम है। तो सेना रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया की पूरी तरह से हेल्प कर रही है। इसके लिए स्वदेशी हथियारों के खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है और सेना देश में सबसे ज़्यादा ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। और ध्रुव हेलीकॉप्टर को जो कौन बनाता है, तो HAL याद रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अब बढ़ते हैं दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। आंध्र प्रदेश के उत्तर में है, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में है। तो उड़ीसा में एक पाइका नदी भी बहती है। याद रखना यहाँ महानदी
उड़ीसा में बहती है और छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ी से निकलती है। तो इसकी ढेर सारी सहायक नदियां हैं, मांड है, ईब है, जोंक है, तेल है, शिवनाथ है, हंसदो है, दया है। तो यह जो है उसी में से एक पाइका रिवर भी है। तो यह पाइका रिवर में जो मिला है, यह क्या यहाँ पर एक मगरमच्छ पाया गया है। तो केंद्रपाड़ा जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मिलती हैं। यानी केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा हैज बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वेयर ऑल 3 species of crocodile have been found. According to forest officer, saltwater crocodile, alligators and crocodile have been seen in केंद्रपाड़ा। यानी वन अधिकारी के अनुसार जो है केंद्रपाड़ा में खारा पानी मगरमच्छ, घड़ियाल और मगरमच्छ देखे गए हैं। तो यह जिला चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। तो इस जिले में खारा पानी मगरमच्छ का जो संरक्षण है 1975 में शुरू किया गया था। और भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है, कहाँ, उड़ीसा में है। तो यहाँ पर 1768 मगरमच्छ मौजूद हैं। यानी पूरे भारत का 70% मगरमच्छ यहीं उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ही पाए जाते हैं। तो तीनों प्रजातियों के पाए जाने वाला यह एकमात्र जिला बन गया है। अभी रविवार को ही उड़ीसा की पाइका नदी में पहली बार इसे देखा गया। तो इस तरह से यह क्लियर हो गया कि यह तीनों प्रजातियों के लिए अनुकूल है, विशेषज्ञों का यह कहना है। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। हरिकेन इडा एंड अमेरिकाज लुसियाना प्रोविंस, यानी लुसियाना प्रांत कॉज डिवास्टेशन, यानी अमेरिका के लुसियाना प्रांत में इडा तूफान ने स्थिति बिगाड़ी। यानी वहां पर बहुत जबरदस्त यह चक्रवात आया हुआ है। तो मैक्सिको की खाड़ी में जो उठता है उसे टॉर्नेडो कहा जाता है, और हरिकेन कैरेबियन सागर में जो उठता है उसे हरिकेन कहते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, चीन में टाइफून कहा जाता है, जापान में टाइफू कहा जाता है, और हमारे भारत में इसे चक्रवात कहते हैं। तो इन द यूएस स्टेट ऑफ लुसियाना द चेंजिंग वेदर बिफोर द ऑनसेट ऑफ हरिकेन इडा, ये ध्यान रखिएगा, हैज बिगन कॉजिंग डिफिकल्टीज, यानी पूरी तरह से वहां का वेदर को खराब कर दिया है। लुसियाना के समुद्री तट से तूफान के टकराने से पहले भारी बारिश और 230 किलोमीटर की गति से तेज हवाएं चल रही हैं। तो इस इलाके में भारी नुकसान हुआ है। इडा का जो केंद्र है मिसिसिपी की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह से लुसियाना और मिसिसिपी प्रांत पूरी तरह से कह सकते हैं, खासकर लुसियाना सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो इस तरह से यह याद आ रही है कैटरीना की। तो कैटरीना ये तूफान का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। तो 16 साल पहले यानी 2005 में कैटरीना ने तबाही मचाई थी, जिसमें मिसिसिपी और लुसियाना पूरी तरह से तबाह हो गया था, और यह 5वां सबसे भयंकर तूफान माना जाता था। और दोस्तों, लुसियाना अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ 2 न्यूक्लियर प्लांट भी हैं, तो इनके भी असुरक्षित होने का खतरा है। तो एक लुसियाना और दूसरा बैटन रूज जो है, यहाँ पर 1500 से अधिक रिफाइनरी और केमिकल प्लांट हैं। तो यह ध्यान रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये देखते हैं, तो ये मिसिसिपी रिवर देख रहे हैं आ रही है, इधर अरकानसास है, ये मिसिसिपी स्टेट है। तो जब कैटरीना आया था 2005 में, तो यह दोनों स्टेट में तबाही मचाया था। तो इस तरह से ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और ये देख रहे हैं ना मिसिसिपी मिसौरी यहीं पर गिर रही है। और दोस्तों, यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो बर्ड फूट डेल्टा बनाती है। पंजाकार, पंजे के आकार का यह डेल्टा बनाती है, याद रखेंगे। यहाँ देख रहे हैं रेड रिवर भी बह रही है, पर्ल रिवर भी बह रही है। तो यह मिसिसिपी मिसौरी नदी एलियोनॉस स्टेट में सेंट लुइस में दोनों मिलती हैं और मिसिसिपी मिसौरी कहलाती हैं, याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नॉर्थ कोरिया रीस्टार्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। उत्तरी कोरिया ने फिर से शुरू कर दिया है परमाणु रिएक्टर, और जिसकी वजह से पूरे विश्व में हलचल मच गई है। खासकर दक्षिणी कोरिया, अमेरिका और जापान के लिए यह दिक्कत है। तो उत्तरी कोरिया के तानाशाह, यह देख रहे होंगे बीच में दिख रहे हैं, किम जोंग उन 3 साल बाद फिर से परमाणु रिएक्टर की शुरू करने की खबरें आ रही हैं। और दोस्तों, यह रिएक्टर 5 मेगावाट एंड इज लोकेटेड एट योंगब्योन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इन नॉर्थ कोरिया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है।
वियना इसकी जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैन्यूब रिवर। तो उन्होंने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि उत्तरी कोरिया ने हथियार ईंधन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने मुख्य परमाणु रिएक्टर का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। और रिएक्टर में द रिएक्टर प्रोड्यूसेस प्लूटोनियम विच अलोंग विथ highly enriched uranium is one of the two major ingredient used to make nuclear weapons। यानी यह जो रिएक्टर है प्लूटोनियम का उत्पादन करता है, जो अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम यानी इनरिच्ड यूरेनियम के साथ परमाणु हथियार बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो प्रमुख एलिमेंट में से एक है। तो इस खुलासे के बाद दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। एन इंटरनल यूएस मिलिट्री रिपोर्ट क्लेम दैट किम जोंग उन्स आर्मी हैज मोर देन 60 न्यूक्लियर बॉम्ब। यानी अमेरिकी सेना की जो इंटरनल रिपोर्ट है वो यह बता रही है कि किम जोंग उन की सेना के पास 60 से अधिक परमाणु बम मौजूद हैं, जिनके निशाने पर अमेरिका, जापान एंड साउथ कोरिया है। इसके अलावा उत्तरी कोरिया के पास दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा रासायनिक हथियारों का जखीरा है, जिसका कुल वजन 5000 टन से ज़्यादा है। तो इस तरह से यह घबराने वाली बात है, खासकर साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका के लिए यह तनावपूर्ण है। तो ऐसे में यह खबर आ रही है। तो इसके अलावा उसके पास हर साल 6 नए बम बनाने की क्षमता है, यह रिपोर्ट, अमेरिकी रिपोर्ट बता रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नॉर्थ कोरिया है और इसकी कैपिटल है प्योंगयांग, और यह साउथ कोरिया है, इसकी कैपिटल है, याद रखना, सियोल। और यहाँ पर सी ऑफ जापान भी को टच कर रहा है, इधर कोरिया बे है इधर पे, और यह 38 डिग्री जो है पैरेलल लाइन है, यह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम में हम बात करेंगे उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम या योजना, इसे उदय भी कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो उदय स्कीम इज ए स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ इंडिया। यानी यह जो है भारत की विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए शुरू की गई भारत सरकार की यह एक योजना है। और दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया था 5 नवंबर 2015 को। इसके तहत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की जो घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए, वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो इस तरह से 2018 में शामिल हुए राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की 32 हो गई है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इन 2019 3.4 लाख न्यू बॉर्न डाइड इन वोम इन इंडिया। यानी 2019 में भारत में 3.4 लाख नवजातों ने गर्भ में ही दम तोड़ दिया है। तो यह इस तरह की यह रिपोर्ट आई है। ड्यूरिंग 2019 3,40,622 न्यूबॉर्न डाइड इन इंडिया बिफोर बर्थ, जिसे स्टिल बर्थ भी कहा जा रहा है। तो ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन पर 1000 बर्थ, देन ड्यूरिंग दिस पीरियड अबाउट 13.9 ऑफ देम वर बॉर्न डेड। यानी इस दौरान अगर बात किया जाए तो 1000 बच्चों में, यानी प्रति 1000 जन्मे बच्चों में 13.9 बच्चे मृत पैदा हुए थे। तो यह हालांकि 2000 के आंकड़ों से अगर तुलना की जाए तो 60% की डिक्लाइन हुआ है। तो इससे पहले 2000 में 8,52,386 नवजात मृत पैदा हुए थे। तो इस तरह से उस समय जो स्टिल बर्थ की रेट थी 29.6 थी। इसका मतलब प्रति 1000 जन्मे बच्चों पर 30 बच्चे मृत पैदा हुए थे। अब घटकर 13.9 हो गई है। इस तरह से पूरे विश्व का यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस मानचित्र के आधार पर देखेंगे तो काफ़ी आसानी होगी कि कहाँ पर स्थितियाँ। आप देखिए सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग यानी कह सकते हैं पिछड़े देश, खासकर विकासशील देश, और देखिए ना डेवलप कंट्री जो हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर यह स्टिल बर्थ की समस्या नहीं है, गर्भ में ही नवजात नहीं मरते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वह सब अच्छे से मुहैया कराई जाती हैं। और यह जानकारी इंटरनेशनल जर्नल लैंसेट में छपे एक शोध के अंतर्गत सामने आई है। तो इस तरह से बात किया जाए तो 2019 में अगर इफ़ वी टॉक अबाउट global statistics in 2019 about 2 million babies were born dead।
विच मीन्स दैट ए डेड चाइल्ड इज ए बॉर्न एवरी 16 सेकेंड, यानी हर 16 सेकेंड में एक मृत बच्चा पैदा होता है। तो इस तरह से ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट पर 1000 चिल्ड्रन, देन ग्लोबली दिस रेट इज इक्वल टू 13.9 इन इंडिया। यही इंडिया में है तो यही विश्व में भी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विश्व में अभी सबसे ऊंची दर भारत की है। और स्टिल बर्थ, तो स्टिल बर्थ की जो परिभाषा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार गर्भावस्था के 28वें सप्ताह के बाद गर्भ में या फिर जन्म देते समय बच्चे की मृत्यु को स्टिल बर्थ कहा जाता है, जबकि इस अवधि से पहले होने वाली मौत को गर्भपात कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंकड़े हैं, फैक्चुअल हैं। दुनिया में मृत पैदा होने वाले बच्चों के मामले में भारत सबसे ऊपर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए कि 2019 में दुनिया के करीब 17.3% मृत बच्चे पैदा हुए हैं। और अगर देशों की और बात की जाए तो 9.7 पाकिस्तान, अफ्रीकी देश नाइजीरिया में 8.7% मृत बच्चे पैदा हुए हैं। तो इस तरह से अमीर और गरीब देशों के बीच में गहरी खाई है अगर उस मानचित्र को आप देखेंगे। तो इस तरह से इन आंकड़ों को देखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज में। फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन कुमार अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय HSBC एशिया। तो बैंकिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी HSBC ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को अपनी हांगकांग मुख्यालय वाली एशिया इकाई का गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो ये ध्यान रखेंगे कुमार पिछले साल अक्टूबर में 4 दशकों की सेवा के बाद भारतीय स्टेट बैंक से सेवा निवृत्त हुए थे। इससे पहले बैरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया ने वरिष्ठ सलाहकार और कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने सलाहकार इन्हें नियुक्त किया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जस्टिस बीवी नागरत्ना विल बिकम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027। इसके पहले हम लोगों ने इनके बारे में चर्चा कर ली थी, कोलेजियम प्रणाली की भी चर्चा कर ली थी। पहली बार हुआ कि 9 जज एक साथ जो है अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यह जो है ऐसा पहली बार हो रहा है। एक और रिकॉर्ड बना है कि 3 महिलाएं नियुक्त हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में एज ए जस्टिस। तो द 3 वुमेन जजेस हु took oath today include Justice V.V. Ragratna, Justice Bela M. Trivedi and Justice Hima Kohli। तो 3 लोगों ने शपथ ली है। तो इसमें जो जस्टिस नागरत्ना है हम उनकी थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में जज थी और वही जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी 2027 में। तो यह 2008 में हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त किया गया था। इनके फादर भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और 2027 में यह भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी। और एक और बात देखिए कि इनका टेन्योर सबसे छोटा होगा, मात्र 36 दिनों का रहेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट के 77 साल के इतिहास में किसी चीफ जस्टिस का तीसरा सबसे छोटा कार्यकाल होगा। यानी जस्टिस KN सिंह जो जिनका सबसे छोटा कार्यकाल था, याद रखेंगे, मात्र 18 दिनों का था। इसी तरह से 30 दिनों के लिए जस्टिस राजेंद्र बाबू और तीसरे नंबर पे ये आएंगी नागरत्ना 36 दिन तक। तो इनका मात्र 36 दिनों के लिए कार्यकाल, यानी तीसरा सबसे छोटा कार्यकाल। अब यही बात आती है सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो चंद्रचूड़ का था। 1978 से लेकर के 1983 तक थे YV चंद्रचूड़, याद रखेंगे। तो इस तरह से जो है ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। फिर आज हमने 10 पुस्तकों को लिया है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बुक है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की बुक है। ए गाइड टू प्राइवेट इक्विटी नेहा भुवानिया की पुस्तक है। बर्थ ऑफ सिनेमा गोपाल कृष्ण की है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू की है। ए बिलियन इज इनफ अशोक गुप्ता की है। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह की। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह की, ये विदेश मंत्री रहे हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। और द कैंडिडेट अनिरुद्ध भट्टाचार्य की बुक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। IRDAI नोट टू सेल लाइफ जनरल इंश्योरेंस टू फोन पे।
दोस्तों यह जो है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे का नाम तो सुना ही होगा। उसने बताया है कि जीवन बीमा और साधारण बीमा उत्पादों को बेचने के लिए IRDAI से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि IRDA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसको कहा जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फोन पे को बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस दे दिया है। तो फोन पे ने पिछले साल सीमित बीमा कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस के साथ बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया था और इस कंपनी को हर श्रेणी में केवल 3 बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी करने की मंजूरी मिली थी। तो यह एक अच्छी पहल है और फोन पे 2015 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फ्लिपकार्ट है और समीर निगम इसके फाउंडर मेंबर में से एक रहे हैं और वर्तमान में CEO भी हैं। और दोस्तों IRDAI क्या है? तो 1999 में इसको स्थापित किया गया था। बीमा सेक्टर का संगठन है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। तो स्पोर्ट न्यूज में बात करेंगे सुमित अंतिल वोन गोल्ड यानी इंडियाज थर्ड मेडल इन जेवलियन थ्रो। तो सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता और इसी के साथ ही जेवलियन थ्रो में भारत का यह तीसरा पदक है। तो इस तरह से सोमवार को पुरुषों के F64 वर्ग के फाइनल मुकाबले में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो इस तरह ध्यान रखेंगे कि उन्होंने 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो इस तरह से टोक्यो पैरालंपिक में भारत का यह दूसरा पदक है। कल हम इसकी चर्चा किए थे। अवनी लखेरा ने जीता था गोल्ड और इससे पहले सोमवार को ही देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलियन थ्रो में मेडल जीता है। इस तरह से देवेंद्र ने रजत तो सुंदर सिंह ने कांस्य पदक। तो 3 पदक जेवलियन थ्रो में आए हैं। अगली खबर है प्रो कबड्डी लीग। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होता है। तो PKL 2021 की जो नीलामी हुई है उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी हैं प्रदीप नरवाल। तो यूपी योद्धा ने प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा है, जिससे वह इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों मॉडरेट पीरियड की बात करेंगे। चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बज चुका था, 1857 के विद्रोह की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे उदारवादी युग की। तो यह मॉडरेट इरा है क्या? इसमें इसको उदारवादी युग क्यों कहा गया या कब से कब तक के काल को उदारवादी युग कहा जाता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो 1885 से लेकर 1905 तक के समय को उदारवादी युग कहा जाता है। यानी 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यह जो है और इस पर पूरी तरह से कहा जाता है कि 1905 तक जो कांग्रेस था इसका शैशव काल कहा जाता है। यानी उदारवादियों का ही पूरी तरह से एकाधिकार था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। तो 20 सालों तक उदारवादी के प्रभाव में रही कांग्रेस कह सकते। इसमें प्रमुख नेता थे SN बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानाडे, MG रानाडे, WC बनर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय। ये सब उदारवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो यह मांगों में उस समय यह भारत को स्वतंत्र नहीं देखना चाहते थे। यह जो है अनुनय विनय का स्वर होता था इनका और यह कांग्रेसों की बहुत सामान्य मांगें हुआ करती थी उस समय। वह जो है स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे। तो भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए और जो इंडियन शुड ऑल्सो बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सीनियर गवर्नमेंट जॉब and competitive examination for civil services should be conducted in India as well। तो यह सब मांगे रखते थे। वो क्रमिक सुधारों की बात करते थे यह उदारवादी व्यक्तित्व। तो यही कारण है कि याद हो तो बाल गंगाधर तिलक भी शुरू में उदारवादी ही थे, बाद में वह कह सकते हैं क्रांतिकारी हो गए कह सकते हैं।
तो वह एक्सट्रीमिस्ट लीडर में जाने लगे। उन्होंने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, अनुनय विनय से हम नहीं, स्वतंत्रता हमें नहीं मिलने वाली है। हालांकि इन उदारवादियों ने काफ़ी प्रयास किया, चूंकि 1885 की जो प्रथम कांग्रेस की बैठक थी इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने मांग कर दिया कि भाई हम भारतीयों को भी मिलना चाहिए व्यवस्था, तो ऐसे में अंग्रेज नाराज होने लगे। फिर 1888 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार अंग्रेज अध्यक्ष बना, लेकिन फिर 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट पारित ही हो गया, जिसमें इनडायरेक्ट वोटिंग इंट्रोड्यूस हुआ। बजट में बोलने का अधिकार मिला, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिला। तो हालांकि यह कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन इसके बाद अंग्रेज जो है धीरे धीरे कठोर रुख अपनाने लगा और 1894 में इंग्लैंड से भारत आने वाले कपड़े पर आयात कर घटा दिया गया और 1895 और 97 के वर्षों में दक्षिण भारत में अकाल की स्थिति आ गई। अब जो है अकाल की स्थिति में पूरी तरह से अंग्रेज कहा जाए कि बेमन से कार्य कर रहे थे। प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग कमिश्नर जो रैन था उसकी कुछ साथी ने मिलकर हत्या भी कर दी। लोग इतना परेशान हो गए थे, तो अंग्रेजों के अधिक सख्त कानून बना दिए गए थे। तो कांग्रेस वाले लोगों के साथ उनका व्यवहार पहले से अब अधिक कठोर होने लगा। और लॉर्ड कर्जन की तो बात ही मत पूछो, ये तो कांग्रेस को देखना ही नहीं चाहता था। पूरी तरह से कांग्रेस को लड़खड़ाते हुए, मरते हुए, तड़पते हुए देखना चाहता था और उसी की परिणति हो चुकी। उसने अन्यायपूर्ण कई कानून पास कर दिए। ऐसे में जो है लोगों के प्रति असंतोष आने लगा। अब लोगों में उग्रवाद पनपने लगा। तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें हम लोग नहीं कारण थे, यह अंग्रेज ही कारण थे। अगर हमारी बातों को मान लेते तो हम शांतिपूर्वक ही भारत को स्वतंत्रता दिला सकते थे। लेकिन फिर भी इस तरह से भारत की स्वतंत्रता में गरम दल नरम दल दोनों का योगदान था, यानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर और मॉडरेट लीडर दोनों मिलकर के फिर अब धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट लीडर का प्रभुत्व बढ़ने लगा। हालांकि 1905 में जब बंगाल विभाजन कर दिया तब तो और ज्यादा तूफान खड़ा हो गया। अब 16 अक्टूबर 1905 को देखिए बंगाल विभाजन, यानी फूट डालो और राज करो की नीति को सक्सेस एक तरह से कर दिया गया। संपूर्ण देश में विरोध शुरू हो गया। तो इस तरह से बंग भंग की घटना न केवल बंगाल के लिए बल्कि संपूर्ण देश में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर दिया। तो इस तरह से जगह जगह आम सभाएं होने लगी और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और इसमें करीब 50 से 75 हजार लोग इकट्ठा हुए। और इस तरह से बम्बई, पुणे में भी बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रचार प्रसार किया। अब देखिए धीरे धीरे जो है गरम दल के लोग अब जो है एक्टिव हो रहे हैं। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली तथा आसपास के स्थानों में, चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका प्रचार किया और गोपाल कृष्ण गोखले, सोचिए उदारवादी थे, उन्होंने भी इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया। अब ऐसे में सरकार का रुख क्या था? यद्यपि कांग्रेस का रुख अपराध में बहुत ही नरम तथा कांग्रेस पूरी राजभक्ति के साथ अपनी मांगे प्रस्तुत कर रही थी, परंतु सरकार की ओर से कोई सहायता व प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। 1886 में इसी भावना से प्रेरित होकर लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में सम्मिलित प्रतिनिधियों को भोज दिया और 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में प्रतिनिधियों का पूर्णतः सुविधाएं मुहैया कराई गईं। और इसी समय डफरिन ने ह्यूम को सुझाव दिया कि कांग्रेस को अपने कार्यक्रम यानी राजनीतिक गतिविधियों की अपेक्षा सामाजिक गतिविधियों की सुधार की ओर मोड़ देना चाहिए, परंतु कांग्रेसी नेताओं ने यह सुझाव अस्वीकार कर दिया और 1887 में कांग्रेस ने एक पुस्तिका जारी कर दी जिसमें दो व्यक्तियों के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में तानाशाही राज पद्धति और अन्यत्र वासी भूपतियों की आलोचना की गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह धीरे धीरे यह बढ़ने लगा और इस तरह से उदारवादियों का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये अंग्रेजों के चाटुकार थे, ऐसा हम नहीं कह सकते। और दोस्तों इसके बाद 1905 के बाद क्रांतिकारी युग आएगा, तो उसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो आप लोगों का सेक्शन है जो बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं, तो आज उत्तर देने वालों में हैं अनुधामा नीतू गौतम, जेबुन्निसा अजमेरा, सीताराम हरितवाल, प्रियंबदा यादव, संजय नेगी, स्वप्निका सिंह, एकता लालटू दास, साई तेजा दुग्गी, सरबर्था बनर्जी, भूषण सिंह,
श्रवण खालिंग, मंटू कुमार, स्नेहा शर्मा, स्वागतिका दलाई, डॉक्टर BL देवांगन, नाइम अंसारी, सूरज उपाध्याय, राघव गौतम, रेणु बाला, मुस्कान हरुण शेख, अनुराग उपाध्याय, मिली, संदीप यादव, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, इन विच स्टेट इज द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लोकेटेड? कहां पर है, किस राज्य में? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वेयर ऑल 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल हैव बीन फाउंड। इन विच स्टेट इज दिस डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? या केंद्रपाड़ा जिला कहाँ है, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, गोवा, उड़ीसा या महाराष्ट्र में? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया? टोक्यो, सियोल, प्योंगयांग, मनीला। And next question है, in which year was the Ujjwal Discom Assurance Scheme launched? 2013, 15, 17 या 19? And next question है, which of the following women judge did not take oath in the Supreme Court recently? Justice Bela M. Trivedi, Justice Hima Kohli, Justice Geeta Kohli, Justice B.V. Nagratna. And next question है, who is the author of the book One Life is Not Enough? अशोक गुप्ता, नटवर सिंह, जसवंत सिंह, अरुण शौरी। And next question है, which company has got approval from IRDAI to sell life insurance and general insurance product? पेटीएम, फोन पे, मीशो या अमेजन? And next question है, in which event did Sumit Antil of India win the gold medal in the Tokyo Paralympic? टेनिस में, टेबल टेनिस में या जेवलिन थ्रो में या शूटिंग में? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड 1885-1905 यानी 1885 से लेकर 1905 1905 ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इज कॉल्ड। क्या कहा जाएगा इस अवधि को? मॉडरेट इरा, गांधी इरा या इसे क्रांतिकारी युग कहा जाएगा या इनमें से कोई नहीं? एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1801 में, 1880 में, 1886 में या 1885 में? इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।